नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान अपने वक्तव्य में सबसे पहले टाइफून यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में ऑपरेशन सद्भाव के माध्यम से हमने मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। पीएम ने कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। प्रधानमंत्री ने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हित में है। पीएम ने यह भी कहा कि समुद्री गतिविधियां अनक्लोज के अंतर्गत संचालित होनी चाहिए। पीएम मोदी ने नेविगेशन और एयर स्पेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक ठोस और प्रभावी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और इसमें क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएम ने विस्तारवाद के बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि म्यांमार की स्थिति पर हम आसियान दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने 5 बिंदुओं पर आम सहमति का भी समर्थन किया। पीएम ने माना कि मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र की बहाली के लिए उपयुक्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत का मत है कि म्यांमार को अलग थलग करने के बजाय उसे जोड़कर रखना चाहिए। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों का सबसे नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है। सभी चाहते हैं कि चाहे यूरेशिया हो या पश्चिम एशिया, जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली हो। पीएम ने पूर्व की भांति इस बात को दोहराया कि युद्ध का युग नहीं है और समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकल सकता। पीएम ने संप्रभुता, क्षेत्रीय और अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए बातचीत और कूटनीति को प्रमुखता देनी होगी। पीएम ने कहा कि विश्व बंधु के दायित्व को निभाते हुए भारत इस दिशा में हर संभव योगदान करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इसका सामना करने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाली ताकतों को एकजुट होकर काम करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बल दिया। और इसी बीच बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी, जो दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं। अचंभे की बात है, 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, पहली बात, कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। आपको याद होगा, जब विधानसभा के पटल पर यह बजट पारित करा गया तो तब माननीय सीएम आतिशी जी ने, जो तब केवल वित्त मंत्री थी, उन्होंने दिल्ली के बजट के सरप्लस होने की घोषणा करी थी। बड़े बड़े दावे करे थे कि दिल्ली के पास फालतू पैसा है। लेकिन आप ये देखिए कि इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि
दिल्ली में अस्पतालों की मरम्मत, नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना, सैलरीज देना कर्मचारियों को, कर्मचारियों की पेंशन और इस प्रकार के ऐसे कई बड़े खर्चे इनका बजट में प्रावधान ही नहीं करा. They did not make provisions for over 7,000 crore rupees in the budget of Delhi. ये जानबूझ के करा गया क्योंकि दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है. अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं. इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं. आपके समक्ष कुछ उदाहरण रखना चाहूंगी. माननीय आतिशी जी, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार को पता था कि दिल्ली के पास पैसे की किल्लत है और इसीलिए आपको याद होगा अचानक उन्होंने एक पन्ने का ऑर्डर निकाला और 10,000 से बस मार्शल्स को बड़ी क्रूरता और निर्ममता से नौकरी से निकाल दिया. 6 महीने की उनकी सैलरी उन्हें नहीं दी. इसी तरह क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, उन्होंने झूठ बोला था कि बजट में सरप्लस है. 7,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट में डेफिसिट रखा जानबूझकर. आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स के साथ भी यही करने का प्रयास करा. बड़ी बेरहमी से एक पन्ने के ऑर्डर से उनको भी निकाल दिया नौकरी से. ये तो माननीय उपराज्यपाल जी की इंटरवेंशन हुई तो उन टीचर्स की नौकरी दोबारा बहाल हुई. इसी के साथ आपको याद होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब आरआरटीएस के प्रोजेक्ट का केस चल रहा था तो अल्टीमेटम दिया उन्होंने केजरीवाल सरकार को कि आप इसेंशियल सर्विसेज या जो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पैसा नहीं दे रही. और देगी भी कहां, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के बजट में प्रावधान ही नहीं रखा, जैसा इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट को यह अल्टीमेटम देना पड़ा, आम आदमी पार्टी की सरकार को लताड़ना पड़ा कि हम आपका एडवर्टाइजमेंट बजट जो है उसको हम जब्त कर लेंगे, आपके प्रचार का पैसा जब्त करेंगे, क्योंकि आप दिल्ली के लिए इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं दे रहे. अब हाल ही में जब मॉनसून आया था तो आप सबको याद है दिल्ली की क्या बदहाली हुई थी. जरा सी बारिश में पूरी की पूरी दिल्ली डूब गई थी. राजेंद्र नगर में तो 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की जल भराव के कारण मौत भी हुई. और यह जल भराव क्यों हुआ था? क्योंकि नालों की डिसिल्टिंग नहीं करी गई थी. स्थानीय लोग बार बार आम आदमी पार्टी के विधायक से गुहार लगाते रहे कि डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. कल की ये जो दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, इसमें यह भी स्पष्ट हो गया कि नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग के पैसे को भी इस बजट में इंक्लूड नहीं करा गया था. अरे जब आपके संज्ञान में यही नहीं होगा कि आपको नालों की सफाई करवानी बहुत ज्यादा अनिवार्य है, आप उसके लिए बजट में प्रावधान ही नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाएंगे. ये दिल्ली जो डूब रही है, नालों की जो सफाई नहीं हो रही, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में इतनी मोह में मदमस्त है कि वो इनकी डिसिल्टिंग के प्रावधान भी नहीं कर रही बजट में. आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है. ये ऐसी बेपरवाह सरकार है जिसके लापरवाह मुखिया केवल सत्ता की फिक्र करते हैं, लेकिन दिल्ली वासियों की फिक्र नहीं करते. और इसीलिए
31 साल में पहली बार एक नई उपलब्धि केजरीवाल सरकार ने अपने खिलाफ दर्ज जरूर करवाई है कि पहली बार दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है। धन्यवाद जी। तो बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आई। दिल्ली का बजट दरअसल इन दिनों 7,000 करोड़ रुपए के नुकसान पर चल रहा है, घाटे में चल रहा है, और इसी को लेकर बांसुरी सुराज कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से मुलाकात की। पीएम ने तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री से भी खास मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस यात्रा के पहले दिन 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय एक्ट ईस्ट नीति का जिक्र किया और कहा कि पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में आसियान क्षेत्रों के साथ भारत का व्यापार लगभग दोगुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है और भारत ने 7 आसियान देशों के साथ सीधी उड़ान की भी सेवा शुरू की है। जल्द ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। इससे पहले पीएम मोदी ने लुआंग प्रावांग के प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर में लाओ रामायण का फ्रा लाग फ्रालाम का अवलोकन किया। लाओस में आज भी रामायण के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। यह महाकाव्य दोनों देशों के बीच साझा विरासत और सदियों पुरानी सभ्यता के संबंध को दर्शाता है। भारत और लाओस अपनी साझा विरासत को संवारने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लाओस में वाच फू मंदिर और संबंधित स्मारकों के जीर्णोद्धार में भी शामिल है। रामायण देखने से पहले प्रधानमंत्री ने लाओ PDR के सेंट्रल बुद्धिस्ट द फेलोशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक आशीर्वाद समारोह में हिस्सा लिया। भारत और लाओस के बीच साझा बौद्ध विरासत घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों के एक और पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिंगचियांग स्थित अपने होटल पहुंचे तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अभिभूत लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लाओस यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने भूख हड़ताल पर बैठे युवा डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा।
भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपील कर कहा कि वो युवा डॉक्टर्स की जान से खिलवाड़ न करें और उनकी शांतिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा संबंधित मांगों को बिना देर किए स्वीकार करें। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी युवा डॉक्टरों के भूख हड़ताल से बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दिया है। फेडरेशन ने कड़े शब्दों में पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को कुछ होता है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन बढ़ाने और देशव्यापी बंद करने के लिए मजबूर होंगे। आरजी कर रेप और मर्डर मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर अनिकेत महतो की तबीयत काफी बिगड़ गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया कि 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ के घाटे में है और इस साल उसके पास अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। प्रेस वार्ता में आतिशी और सौरभ भारद्वाज राजकोषीय घाटे से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। प्रेस वार्ता में आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ से दावे किए गए कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। महाराष्ट्र में गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विषय पर अहम एमओयू साइन हुआ। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास के साथ साथ युवाओं में टेक्निकल स्किल को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के सिक्किम दौरे पर हैं। कांग्रेस की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाने को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक गैर कानूनी पटाखा गोदाम में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि गोदाम पटाखा व्यापारी ने अपने घर पर ही इसे बनाया हुआ था। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जेपी के आदर्शों को भूल चुकी है। आज भारत रत्न नानाजी देशमुख की भी जयंती है। सामाजिक कल्याण और ग्राम स्वराज की परिकल्पना को अपनी दूरदर्शिता और कर्मठता से धरातल पर उतारने वाले विराट व्यक्तित्व का नाम है भारत रत्न नानाजी देशमुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जा रही है। सुबह से ही दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, प्रयागराज, अहमदाबाद, इंफाल के साथ पूरे देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पूजा की शुभकामनाएं दी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान लोगों ने रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी और मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उसे भारत लाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर इंटरपोल ने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है। शेयर बाजार में फिर बिक वाली सेंसेक्स 180 अंक फिसला, निफ्टी 31 अंक नीचे पहुंचा। विश्व व्यापार संगठन ने साल 2024 के लिए वैश्विक व्यापार वृद्धि का पूर्वानुमान मामूली रूप से बढ़ाकर 2.7% करने के साथ ही कहा कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव से पर्याप्त नकारात्मक जोखिम बना हुआ है। डब्ल्यूटीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक वस्तु बाजार में 2024 में 2.7% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2.6% के पिछले अनुमान से थोड़ी अधिक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने निवेशकों के डीमैट खातों में प्रतिभूतियों के सीधे भुगतान को
जरूरी बनाने से जुड़े दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में सितंबर में 34,419 करोड़ रुपए का निवेश आया। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक वैश्विक लीडर होने के साथ ही वर्तमान में विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में चौथे स्थान पर। विंड एनर्जी को लेकर 23 से 25 अक्टूबर तक चेन्नई ट्रेड सेंटर चेन्नई में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक व्यापार मेला एवं सम्मेलन आयोजित होगा। सुजलॉन ग्रुप के सीईओ जेपी चलसानी का कहना है कि दुनिया भर के 300 से ज्यादा प्रदर्शक विंड एनर्जी इंडिया के छठे संस्करण का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देश में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में तिमाही आधार पर 1.59% से बढ़कर 96.96 करोड़ पहुंची। ट्राई की ओर से कहा गया कि अप्रैल-जून तिमाही के दौरान मोबाइल सेवाओं के लिए हर ग्राहक से दूरसंचार कंपनियों को होने वाली कमाई सालाना आधार पर 8.11% से बढ़कर 157.45 रुपए पहुंची। ईडी ने चीनी व्यक्तियों के नियंत्रण वाली नॉर्वे की कंपनी की भारतीय इकाई की 252 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। ईडी ने बयान में कहा कि कुल मिलाकर पीसीएफएस का नियंत्रण चीनी मालिकों के पास है। ये अपने मोबाइल ऐप कैश बीन के जरिए भारत में लोगों को पैसा उधार देने के कारोबार में शामिल है। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई पर लेन देन में साल दर साल आधार पर 52% और साल दर साल आधार पर 40% की बढ़ोतरी हुई। वर्ल्ड टाइम इंडिया का कहना है कि यूपीआई प्रमुख प्लेयर बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को 3 साल के लिए बंधन बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधि की कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर में 0.05% की वृद्धि की है। कैनरा बैंक ने कहा कि बेंचमार्क 1 साल की अवधि की एमसीएलआर को 9% से बढ़ाकर 9.05% किया गया। ईडी ने ऋणदाता के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक, उनके परिवार के सदस्यों और कुछ अन्य लोगों की 3.40 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। एयर इंडिया ने एयरबस को 85 और विमानों का ऑर्डर दिया है, जिसमें 10 A350 विमान भी शामिल हैं। इजराइल का लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के जिन आतंकियों को ढेर किया, उनका नाम अहमद मुस्तफा और मोहम्मद अली हमदान बताया जा रहा है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष पर चिंता व्यक्त की। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला हैरिस का समर्थन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधा। ओबामा ने कहा कि नवंबर का चुनाव डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर वाला होगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान और बवंडर से करीब 14 लोगों की मौत। गवर्नर रॉन डेसेंटिस के अनुसार वो सबसे खराब स्थिति से उबर चुके हैं। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद हमलावरों द्वारा कोयला खदान पर हमला किया गया। यह हमला तब हुआ है जब वहां शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक आयोजित होने वाली है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए 5 दिनों तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे प्रमुख शहरों में सभी गतिविधियां बंद की हैं। साथ ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सभी रेस्तरां, शादी हॉल, कैफे और स्नूकर क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने उद्योग, खनन, कृषि और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में $2 अरब के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे।
महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ही कल खेले गए एक रोमांचक मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 8 विकेट खोकर 103 रन बनाए थे। भारत के युवा स्टार शटलर लक्ष्य सेन आर्कटिक ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। आर्कटिक ओपन में ही खेले गए एक अन्य पुरुष एकल मैच में भारत के किरण जॉर्ज को हार का सामना करना पड़ा। आर्कटिक ओपन के महिला एकल में भारत की आकृषि कश्यप का सफर हार के साथ समाप्त हो गया। महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अगले साल भारत में होना है। भारत की महिला ब्लाइंड टीम के हेड कोच सुनील जे मैथ्यू ने टूर्नामेंट के आयोजन पर अपनी खुशी जाहिर की है। यह पहली बार है जब महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जा रहा है। वाराणसी के संत अतुलानंद स्कूल में सीबीएसई का नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में डीपीएस फरीदाबाद ने पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं बालिका वर्ग में दिल्ली के मॉडर्न स्कूल की बालिकाओं ने बाजी मारी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के जेनिक सिनर ने शंघाई मास्टर्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। निर्माता आनंद पंडित ने अमिताभ बच्चन अभिनीत 1978 की फिल्म त्रिशूल का सीक्वल बनाने की योजना का भी खुलासा किया है। फिल्म वेटियन ने पहले दिन 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। अजय देवगन, करीना कपूर और रोहित शेट्टी 12 अक्टूबर को दिल्ली के दशहरे में होंगे शामिल। फिल्म मालिक में जल्द ही एक्शन के अवतार में नजर आने वाले हैं बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव। फिल्म को डायरेक्टर पुलकित ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने हाल ही में भक्षक नाम की फिल्म भी बनाई थी। जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस इवेंट में मेकर्स के साथ फिल्म की पूरी कास्ट भी मौजूद रही। फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। राजपाल यादव भूल भुलैया 3 में छोटा पंडित के रोल के साथ फिर से पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। वहीं इस पर राजपाल यादव ने कहा कि भूल भुलैया 3 में उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ काम करने का मौका मिला, जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ तापसी पन्नू, फरदीन खान, वाणी कपूर समेत कई अन्य स्टार नजर आए हैं। आज सिनेमाघरों में आलिया भट्ट और वेदांग रैना की फिल्म जिगरा दस्तक देगी। फिल्म में आलिया भट्ट पहली बार एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं। वहीं आज राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो भी रिलीज होगी। फिल्म राज शांडिल्य द्वारा सहलिखित और निर्देशित है और टी सीरीज फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स, बकाओ फिल्म्स और कथावाचन फिल्म्स द्वारा निर्मित है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के राष्ट्रपति के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता की बेहद खास तस्वीरें इस वक्त लाओस से सामने आई हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की लाओस यात्रा पर हैं और इस बीच कई देशों के राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता की ये तस्वीरें सामने आई, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के राष्ट्रपति के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के राष्ट्रपति के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिससे आगे आने वाले समय में भविष्य में लाओस और भारत के आपसी रिश्ते और प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे। तो लाओस के राष्ट्रपति के साथ ये बेहद ही खास मुलाकात, तो द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के राष्ट्रपति के साथ।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि इस वक्त लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने 2 शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया और भारत का जो रुख है उसको प्रमुखता के साथ रखते हुए नजर आए। और अपने संबोधन में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया, युद्ध का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए अपने संबोधन में। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद नीति होनी चाहिए सभी देशों की, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। और फिलहाल जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के राष्ट्रपति थोंगलोन सिसोलिथ के साथ द्विपक्षीय वार्ता। और इस द्विपक्षीय वार्ता से कहीं ना कहीं भारत और लाओस के जो आपसी संबंध है वो और प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए आगे आने वाले समय में नजर आएंगे। भविष्य में दोनों ही देशों को इनसे सीधे तौर पर देखा जाए तो फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ये संबंध जो है वो काफ़ी पुराने हैं और अब इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद और मजबूत आपसी संबंध होते हुए नजर आएंगे। भारत लगातार जो बाकी अन्य देश हैं उनके साथ अपने रिश्तों को लगातार मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें खास तौर पर तो सभी देशों के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और पूरा विश्व इस वक्त भारत पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। जो हमारी नीति है, भारत की जो नीति है वसुधैव कुटुंबकम, हमेशा अन्य देशों की मदद करना। कोरोना के समय में भी हमने देखा कि भारत ने किस तरीके से बाकी सभी देशों की मदद की है, दवाइयाँ भिजवाई गई। और उसी दौरान अब देखा जाए तो ये द्विपक्षीय मुलाकात। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लाओस के राष्ट्रपति थोंगलोन सिसोलिथ के साथ ये वार्ता, द्विपक्षीय वार्ता और भारत और लाओस के आपसी रिश्ते और मजबूत होते हुए। इससे पहले लाओस के प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात हुई थी, द्विपक्षीय मुलाकात, और इस दौरान कई सारे MOU भी साइन किए गए, कई MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो 4 MOU पर साइन किए गए हैं भारत और लाओस के बीच में। और साथ ही फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लाओस के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री के साथ। तो हर क्षेत्र में भारत और लाओस के जो आपसी रिश्ते हैं वो मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।